माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा के पैटर्न को देखेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कितने जो है चैप्टर तक पूछा जाएगा। इसमें हम लोग 1 से 20 तक के प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना करेंगे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित हैं और उसी पैटर्न पे आधारित हैं। तो आइए देखते हैं कि करके प्रश्न को। इसमें आपको 7 प्रश्न जो है फिजिक्स और जो है 6 प्रश्न जो है बायोलॉजी के, जो है केमिस्ट्री के, और 7 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके कुल मिला के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखें, पहला क्वेश्चन है दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आर बराबर 2f होता है, ठीक है, कि दर्पण जो है वक्रता, जो आर है वक्रता त्रिज्या है और एफ क्या है? फोकस दूरी है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी होती है। या तो आप इस तरह से लिख दें, एफ बराबर r/2, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो उसमें ऑप्शन मिला है एफ बराबर आर, तो इसमें भी सही नहीं है। एफ बराबर 1/r, ये भी सही नहीं है। 2f बराबर आर, तो आर बराबर 2f, चाहे स्मॉल आर हो या कैपिटल आर हो, आर बराबर 2f लिखा है तो इसमें, और एफ बराबर 2r। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो आर बराबर 2f, तो ऑप्शन नंबर सी। तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में यही संबंध है, या तो आर बराबर 2f होगा या एफ बराबर r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, कहीं भी। तो देखें, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन अगर उसमें दोष पाए जाते हैं तो दूरदृष्टि दोष होगा तो रेटिना के पीछे होगा, अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो रेटिना के आगे होगा। चूंकि हमसे पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण, तो दूरदृष्टि दोष के कारण जो है रेटिना के पीछे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखेंगे, स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है और 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2:5 है। तो स्वस्थ आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगर दूर बिंदु पूछा जाएगा कि निकटतम बिंदु, तो 25 सेंटीमीटर, और दूर होगा तो आपको बताना होगा अनंत। अगला देखेंगे, विभवांतर का मापक यंत्र है। विभवांतर का मात्रक, तो ऐसे तो अगर मात्रक पूछा जाए तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट में मापते हैं। लेकिन हमसे मात्रक नहीं पूछा है, किस मापक यंत्र पूछा है। तो विभवांतर के द्वारा जो है किसके द्वारा मापा जाता है? धारामापी के द्वारा या मीटर, वोल्ट मीटर। तो जो विभवांतर होता है वो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा जो है वो एमीटर के द्वारा, ठीक है, धारा मापा जाता है एमीटर के द्वारा, और विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। इस बात को ध्यान रखना है। एक अश्वशक्ति, जिसको हार्स पावर बोलते हैं, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में जो है 746 वाट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? तो कांच का अपवर्तनांक पूछे या पूछे किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो प्रिज्म में आप जानते हो कि अगर प्रिज्म में श्वेत प्रकाश पड़ता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होती है? उसका अपवर्तनांक, यानी अपवर्तन मतलब क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाए, तो अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक जो है बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होती है। अगर पूछा जाए कि न्यूनतम, तो सबसे कम किस में होगा? लाल में होगा। कम होगा लाल में और अधिक होगा बैगनी में। अगर पूछा जाए कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग में होता है ज़्यादा, तो नीला या आसमानी, और कम लाल में। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है आभासी उल्टा छोटा, आभासी उल्टा बड़ा, आभासी सीधा छोटा, आभासी सीधा बड़ा। तो अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा और सीधा छोटा। तो अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा बनता है। ये तो रहे फिजिक्स के क्वेश्चन। अब आते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन, देखते हैं रसायन विज्ञान के। पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं,
बेकिंग सोडा को गर्म करने पे से कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आप समीकरण पढ़े होंगे कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए जब सोडियम कार्बोनेट यानी जब सोडियम कार्बोनेट को के जली विलयन में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेकिंग सोडा मिलता है, NaHCO3, ठीक है। चूंकि ये दोगुना में हो जाएंगे मिला के तो हो जाएगा 2। लेकिन अगर यही बेकिंग सोडा को हम लोग गर्म करेंगे तो जिससे बने हैं, ठीक है, ये हो गया बेकिंग सोडा, ये है धावन सोडा। धावन सोडे के जेली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें मिलेगा बेकिंग सोडा। और जब बेकिंग सोडा को आप गर्म करेंगे तो जो गैस, कौन सी गैस इसमें आई है? इसमें CO2 गैस, तो CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। इसको अगर उल्टा करेंगे, अब देखें अगला है क्षारक के साथ हल्दी का रंग पीला, नारंगी, लाल, भूरा अपरिवर्तित रहता है। जो क्षारक होता है, देखें जो हल्दी का रंग होता है, वैसे तो आप देखे होंगे अगर सब्जी या दाल के जूस जो है सफ़ेद कपड़े पे लग जाते हैं तो धोने के बाद जो है भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हल्दी है ये सूचक का काम करता है और जो साबुन है और सर्फ जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्षार जो होते हैं हल्दी को क्या कर देते हैं? लाल भूरा कर देते हैं, ठीक है। अम्ल में कोई रंग नहीं देगा, लेकिन क्षारक जब होगा तो लाल भूरा कर देगा। अब देखते हैं तांबे का अयस्क। आपको अयस्क याद होनी चाहिए क्योंकि अयस्क से एक आध क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। जो तांबे का अयस्क होता है वो कारण लाइट होता है, जो बॉक्साइड है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। और तांबे का अयस्क क्यूपराइट भी होता है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का है, सिनेबार पारा का है, और लोहा का हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। ये सब जो है अयस्क होते हैं। आपको सभी अयस्क याद होनी चाहिए। आगे देखेंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल के जेली विलयन का पीएच मान, चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल है और अम्ल का पीएच मान किससे कितना होता है? तो आपको पता है कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अगर क्षार होता तो 7 से अधिक, उदासीन विलयन के लिए 7। अगला देखें निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है यानी कौन सा धातु है? तो चूंकि ये फास्फोरस है, अधातु है, हीलियम अक्रिय गैस है, सल्फर भी अधातु है, चूंकि लिथियम जो है एक धातु है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये सब क्या है? धातु हैं, तो ये धात्विक लिथियम हो जाएगा। अब देखें नियान। नियान क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है, तो संक्रमण तत्व है। नियान, तो नियान के बारे में आपको पता होगा कि नियान एक अक्रिय गैस है जो विद्युत बल्ब के रूप में भी भरे जाते हैं, ठीक है। और नियान अक्रिय गैस है। अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी में गैसों को किस समूह में रखा गया है तो 18वें समूह में, ठीक है। 18वें वर्ग या समूह में जो है अक्रिय गैसों को रखा गया है। तो नियान जो है एक अक्रिय गैस है। अब देखते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान के प्रश्न। यानी पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो XY होता है। अगर महिला पूछा जाए तो उसमें XX होता है। तो XX महिला और पुरुष में XY। आगे देखेंगे परागकोश में होता है वाहिदल, अंडाशय, बीजांड, परागकण। तो परागकोश में होता है, तो परागकोश में क्या होता है? परागकण होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मनुष्य में वृक्क, वृक्क मीन्स होता है गुर्दा जिसको किडनी कहते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है, गुर्दा होता है, वो उत्सर्जन है क्योंकि ये उत्सर्जी अंग है, ठीक है। और उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले अंग होते हैं। इसमें आपका वृक्क है, त्वचा है, फेफड़े हैं, आंत हैं, ये सब क्या है? उत्सर्जी अंग हैं, ठीक है। तो वृक्क क्या है? उत्सर्जन में आता है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठ होते हैं 20 में, तो 1 2 3 4। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन? 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ऊपर का हिस्सा आलिंद और नीचे का हिस्सा निलय होता है। अगर पूछा जाए मनुष्य के स्थान में मेढक कर दे तो मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मेढक वाले में बताएंगे आप 3 याद कर लेंगे, ठीक है। 2 आलिंद 1 निलय। मेढक में 3 कोष्ठ होते हैं। अगला देखेंगे केवल जल में घुलनशील विटामिन है A B C D। तो आपको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन आपको याद करना है B और C। अगर पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन तो आपको बताना है A D E K। कुल 6 विटामिन होती हैं A B C D E K, ठीक है। तो जो B और C है ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और A D E K ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है।
वसा में और ये जल में। इस बात को आप लोग नोट कर लेना है। यकृत स्रावित करता है, यकृत से कौन सा रस निकलता है? लार, अग्न्याशय, जठरस, पित्तरस। जो यकृत होता है उससे पित्तरस का श्रावण होता है। अब बहुत बार पूछा गया है प्रश्न में कि यकृत से कौन सा रस श्रावण होता है या निकलता है, तो पित्तरस। और पित्तरस जो है बनता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। अब देखेंगे इस बहुविकल्पीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न 20वां कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। आपको पता होगा कि कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो है पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। राइबोसोम्स भी ऊर्जा का होता है और माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है कि इसी को ही ऊर्जा गृह कहते हैं। और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली या पाचक थैली होती है। तो ऊर्जा गृह क्या होता है? इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, और माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा गृह है कोशिका की, उसी को पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन जो है विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और शेष इसी तरह से आपको जो है हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ताकि पेपर में हर जो भी क्वेश्चन आए आपका इसी से मिल जाए। अगर आप लोग चाहते हैं किसी प्रकार के प्रश्न आपको डेली मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।